नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मिड जून 2026 में ई-100 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है ऑल ओवर इंडिया। और जल्द ही आपको ये कुछ महीनों बाद आपके नज़दीकी जो पेट्रोल पंप है उसमें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हालाँकि इसको लेके कई सारी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, कई लोग इसके सपोर्ट में हैं, कई लोग इसके विरोध में हैं। तो आइए हम धीरे-धीरे करके जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, क्या ये कितने % तक सही है और इसका क्या जवाब सरकार ने दिया है। हम धीरे-धीरे करके सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ई-100 फ्यूल क्या है और क्या ग्लोबल सिनेरियो इसका चल रहा है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि ई-100 फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसमें 100% इथेनॉल ब्लेंड होता है। इथेनॉल जनरली हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जैसे कि हो गया हमारा शुगर केन बीट हो गया, या फिर हम राइस से, व्हीट से हम इनका यूज़ करके हम इथेनॉल को प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं फ्यूल के हिसाब से। हम फ्यूल में हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो ये एक हमारा अल्टरनेटिव बन जाता है कि फ्यूल को हम थोड़ा पेट्रोल और थोड़ा इथेनॉल ब्लेंड कर दें। हालाँकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ महीने पहले, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाएँ, तो इन्होंने लॉन्च किया था ई-20 फ्यूल और कुछ ही महीनों बाद हम सीधा ई-85 टू ई-100 पे आ गए। तो ये जो फ़ास्ट ट्रांज़िशन था इसने कई सारा विरोध को उत्पन्न किया। सो आइए हम धीरे-धीरे करके जानते हैं कि ये फ्यूल क्या है और कैसे काम करेगा। अगर हम इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, उसने रेगुलेशन प्रूव कर दिया था कि जो एफएफवी व्हीकल्स है, एफएफवी व्हीकल्स वो होती हैं, जो व्हीकल होती हैं जिसमें एक ख़ास प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जो एक से एक या फिर कई सारे ब्लेंड फ्यूल को ईज़िली अडैप्ट कर सकते हैं। तो जो एफएफवी व्हीकल्स होते हैं वो कह सकते हैं कि ई-100 फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं। तो ऐसी जो व्हीकल्स थे इनका रेगुलेशन का अप्रूवल नितिन गडकरी जी ने दे दिया है। सो ऐसा इसलिए हुआ था कि हम लोग भी ई-100 की तरफ बढ़ रहे थे। हालाँकि वो व्हीकल मार्केट में आने से पहले हम ई-100 तक पहुँच गया, तो यही एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे विद्रोह चल रहा है। अगर हम इसकी गवर्नमेंट पोज़ीशन की इस पे बात करें, तो गवर्नमेंट का पोज़ीशन सिंपल कहना है कि इससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी होगी वो बचेगी। जैसा हम सब जानते हैं कि इस वक़्त जो दुनिया में चल रहा है, या हम जियोपॉलिटिकल अरीना में देखें, तो कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे वो इज़राइल यूएस और ईरान वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, और कई सारे जो हैं हॉट पॉइंट बने हुए हैं, चाहे वो चाइना ताइवान होने वाली वॉर हो, जो भी हो। इन सब में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जैसा हम सब ने देखा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड हुआ था, वो कहीं न कहीं एक कारण बन जाता है एक फ्री नेविगेशन के लिए। हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो ह्यूज डिपेंड है अपना इम्पोर्ट पे विद रिस्पेक्ट टू द क्रूड ऑयल। हम मिडिल ईस्ट से मंगाते थे, फिर अब फिलहाल हम रशिया से ज़्यादा मंगाते हैं और फिर सऊदी अरेबिया ज़्यादा आ गया है। तकरीबन हम 80 टू 85% जो हमारा फ्यूल कॉस्ट है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक हमारा क्रिटिकल चोक पॉइंट बन जाता है। हम सब जानते हैं कि जो पेट्रोल है क्रिटिकल मिनरल्स में आता है, चाहे जो भी हो, कोई भी आप कार हो, फाइटर जेट हो, एनीथिंग, विदाउट पेट्रोल आप रन नहीं कर सकते। और किसी ने अगर आपकी यही नस दबा दी ना, तो ये आपके लिए एक बहुत ही वीक पॉइंट बन जाएगा। जैसे अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएँ, तो जो राजा होते थे वो यही करते थे कि जो दुश्मन है, दुश्मन की सप्लाइज़ काट देते थे। कोई बड़ी सेना है, उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी रहती थी, तो वो सप्लाइज़ काट देते थे, तो उन तक खाना-पीना नहीं पहुँच पाता था। और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हम इतिहास में पाते हैं जहाँ ऐसा कर देने की वज़ह से जो ताकत से ताकतवर सेना भी घुटनों पे आ जाती थी। तो यही प्रॉब्लम हम लोगों के लिए भी है कि अगर हमारे जो फ्यूल है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो कोई भी आके हमें रोक सकता है, हमारा फ्यूल कॉस्ट सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए एक जो गवर्नमेंट का दावा है कि हम इससे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएँगे, रिड्यूस करेंगे ऑयल इम्पोर्ट्स को, और ऑयल को इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे, और इसके साथ-साथ हम फार्मर इनकम भी बढ़ाएँगे। फार्मर इनकम बढ़ाने का मतलब ये है कि हम अगर डिमांड करेंगे, जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, इस सब की जो डिमांड आएगी, शुगर केन की डिमांड आएगी, उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। उसके साथ-साथ जो फार्मर हैं, उनके लिए जो है प्रोक्योरमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा और उनको भी इनकम बढ़ेगी। इसके साथ-साथ कई सारे एनवायरनमेंट बेनिफिट भी हैं, क्योंकि अगर हम पेट्रोल को बर्न नहीं करेंगे, और C25OH का जो इथेनॉल होता है, ये काफ़ी कम पॉल्यूशन करता है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट बेनिफिट भी है। हालाँकि अगर हम इसके डीप में जाके देखें तो एनवायरनमेंट का भी एक नुकसान होता है अगर हम इनडायरेक्टली कनेक्ट करें तो। इसके रिगार्डिंग कई सारे जो क्लेम हैं डेटा, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी की बात करें, नीति आयोग पीआईबी का कहना है कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो उसने अभी तक भारत का कम से कम 1.44 लाख करोड़ फॉरेक्स रिज़र्व तो बचाया है, क्योंकि इससे हमारा जो इम्पोर्ट था वो काफ़ी घटा है। उसने 245 मिलियन टन क्रूड ऑयल को सब्स्टिट्यूट किया है, जो हमारा ये जो 245 लाख मिल मेट्रिक टन क्रूड ऑयल था,
इसको काफ़ी सब्स्टिट्यूट किया, मतलब हमारा कम हुआ है इम्पोर्ट। 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन इक्विवेलेंट को कम किया है, जो कि अगर हम इक्वल कर दें वो 30 करोड़ ट्रीज़ के बराबर, मतलब 30 करोड़ ट्रीज़ इतना कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं, उतना इसने कम किया है अप टू मिड 2025 में। और जो E20 था उसने एनुअल फार्मर की जो पेमेंट थी वो 40,000 करोड़ के आसपास बढ़ा दी, और जो फॉरेक्स सेविंग हुई है वो 43,000 करोड़ हुई है। तो ये जो कुछ क्लेम्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, इसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो E20 फ्यूल जो हमारा है तकरीबन 4 बिलियन या कि 30,000 करोड़ हर साल बचाएगा, ऐसा नीति आयोग का कहना है। और जो शुगर केन इथनॉल रिड्यूस करेगा लाइफ साइकिल ऑफ GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का अप्रॉक्सी 65%, और मेज करेगा 50% वर्सेस प्योर पेट्रोल। मतलब कि जो हमारा शुगर केन प्रोडक्शन है और जो हमारा मेज़ है, इससे हम जो इथेनॉल बनाएँगे, उससे तकरीबन जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम होगा 65%, और जो होगा वो शुगर केन से होगा, और 50% होगा जो मेज़ से। अगर हम प्योर पेट्रोल की बात करें तो उसके मुकाबले इससे इतना कम ग्रीन हाउस गैस होगा। और साथ-साथ जो है हमारा एक एम है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे हर मामले में। तो ये भी एक चीज़ को क्लेम करता है कि हम फ्यूल के भी मामले में भी खुद के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि अगर हम E100 फ्यूल ले आते हैं, तो जो भी होगा हम देश में बना सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, सो हमारे लिए इतना मुश्किल ये नहीं होने वाला है। हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे हम शुगर केन की बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन में आते हैं। राइस हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, व्हीट भी हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और टॉप 5 में आते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक बेनिफिट होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम इसके हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। और जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी 2018 में, इसको भी अमेंड किया गया था ताकि हम E100 फ्यूल को जल्द से जल्द ला सकें मार्केट में। अब जो मेन मुद्दा ये है मार्केट में कि इसके जो नुकसान है, और इसकी कुछ लोग दलील कर रहे हैं कि बेनिफिट, तो हम पहले देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हम अगर फ़ायदे की बात करें तो वो पहला है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएँगे। सिंपल सी बात है कि हमको ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की जो चेन है उससे बाहर निकल सकते हैं। हमको ऑयल की जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी कम हद तक, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से रिप्लेस कर दी जाएगी, पर हम काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। जहाँ हम 100 लीटर अगर मँगाते थे, हो सकता है हम 10 से 12 लीटर ही मँगाएँ, तो काफ़ी जो होगा हमारा डिपेंडेंस अदर कंट्रीज़ पे इसके मुकाबले कम पड़ जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बूस्ट की बात करें तो जो शुगर मिल्स होंगी जहाँ पे ये चीनी बनाई जाती है, चीनी मिल्स होती है, तो वहाँ पर भी ये बूस्ट मिलेगा। फार्मर की भी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वो जो रेसिड्यू है, जो बचा-कुचा है, उसको भी काफ़ी अच्छे दाम पे बेच पाएँगे। रूरल जॉब बनाएँगे लोग, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा रूरल में। जैसा हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। और इमिशन रिडक्शन की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा GHG इमिशन रिड्यूस किया। जैसे हमने अभी देखा कि अराउंड 65% हम जो है GHG यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोक सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो पोटेंशियल लोअर कॉस्ट इथेनॉल थोड़ा सस्ता पड़ेगा अगर हम सब जाएँ मार्केट में। तो जो E20 फ्यूल था उसमें जो पुरी साहब ने ये कहा कि तकरीबन 15 से 20 रुपए सस्ता पड़ने वाला है। तो ये काफ़ी सस्ता तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम अपने घर में ही बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सस्ता पड़ेगा। रिन्यूएबल और डोमेस्टिक हो सकता है, हम लोकल फीड स्टॉक को लेके, जैसे मोलासेस हो गया, ग्रीन हो गया, 2G वेस्ट हो गए, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एग्रीकल्चर फ्रेंडली पड़ेगा, और फॉरेक्स मतलब हम करें तो जो इनकम फ्रेंडली भी पड़ने वाला है। हालाँकि इसके कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि लो एनर्जी डेंसिटी, ऐसा दावा है, क्या किया जाता है कि जो इथेनॉल फ्यूल है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो तकरीबन 30% लेस है जो पेट्रोल के। अब मामला यहाँ ये फँसता है कि अगर कोई चीज़ है जिसकी एफिशिएंसी कम है, तो सिंपल सी बात है कि वो हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लें हम अगर पेट्रोल दे रहे थे, तो हम 1 लीटर पेट्रोल में जा रहे थे 20 किलोमीटर। वही चीज़ अगर हम एफिशिएंसी कम है तो हम जो इथेनॉल वाले से जाएँगे 1 लीटर में, तो वो हम जाते हैं 15 किलोमीटर। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि हमें 30 किलोमीटर जाना हो तो हमें इथेनॉल, और मान लीजिए सस्ता पड़ रहा है पर उसकी एफिशिएंसी कम है। जितने में हम 1 लीटर में पहुँच जाएँगे, हमको 1 लीटर से ज़्यादा लग जाएगा। तो ये जो हम 20 रुपए बचा रहे हैं या फिर जो कॉस्ट हम बचा रहे हैं, वो सब यहीं लग जा रही है। ये मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी, ये सबसे बड़ी मिल के आई है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये जो माइलेज ड्रॉप की बात होती है कि तकरीबन 20 से 30% माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम E100 की बात करें तो यानी कि एक गाड़ी अगर 20 किलोमीटर जा रही है तो 15 जाए तो ये माइलेज का ड्रॉप भी होगा। उसके साथ-साथ जो इंजन है, इंजन कंपैटिबल है या नहीं है, ये भी देखना होगा। देखो, मेन दिक्कत क्या है कि जो भारत में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, वो ऑन एन एवरेज 10 से 12 साल पुरानी हैं, मैक्सिमम गाड़ियाँ।
कुछ जगह पर गाड़ियाँ अगर हम देखें रूरल इंडिया में जाएँ तो 20 साल से भी ज़्यादा की पुरानी हो चुकी हैं गाड़ियाँ। अब 20 साल पुरानी गाड़ी ई100 या ई20 फ्यूल के लिए भी कंपैटिबल होगी कि नहीं होगी, इसको देखना बहुत पड़ेगा और मुश्किल ही है कि वो ई100 या ई20 पे फ्यूल के मुकाबले कंपैटिबल हो। सो मेन चैलेंज क्या आएगा, मिडिल क्लास के पास गाड़ी फिर से खरीदनी पड़ेगी, एक एडिशनल बर्डन आ जाएगा। सो ये चलिए सबसे ज़्यादा दी जा रही है कि इससे माइलेज तो ड्रॉप होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इससे जो कोरोजन होगा, जो इंजन खराब होगा, कंबशन सिस्टम खराब होगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होकर सामने आ रही है। और ये जो मेजर मोड है, जैसे हम कई सारी पुरानी गाड़ियों में देखें तो ये सूटेबल नहीं है। सो सबसे प्रॉब्लम यही आ रही है। अगर हम तीसरी बात करें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ना स्टोरेज सिस्टम है, ना हम उसको कैसे ले जाएँगे, लाएँगे, ना हमारे पास एडिशनल अलग पेट्रोल पंप हैं जिसको हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रहे हैं कि हम कैसे इसको देश भर में रोल आउट करेंगे। सो देखना यही होगा। मेन प्रॉब्लम अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी कई सारे सामने आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी। अगर हम एग्रीकल्चर के चीज़ों को हम प्रोडक्शन में लगा देंगे तो एक कहीं न कहीं अलग चीज़ बनेगी। मान लीजिए अभी जैसे हम एमएसपी का एक दिक्कत देखते हैं कि जो फार्मर होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम एमएसपी की क्रॉप को ही प्रोड्यूस करें, जैसे राइस और व्हीट हो गया, ताकि ईज़िली वो बिक जाए। इसीलिए अगर हम इसमें भी देखें तो अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन पे आ जाएँगे, तो जो फार्मर होंगे वो भी कोशिश करेंगे कि हम वही क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे जो जल्दी से बिक जाए, जैसे शुगर केन वगैरह। तो ऐसे एरियाज़ भी होंगे जहाँ पे शुगर केन ईज़िली ग्रो नहीं कर सकता, तो वहाँ पर भी लोग शुगर केन लगाएँगे, तो इससे एक क्रॉप की जो अलग और क्रॉप होती है डाइवर्सिफ़िकेशन, वो कम हो जाएगी। तो एक मोनोकल्चर निकल के सामने आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी है, जैसे वाटर और लैंड यूज़ काफ़ी होता है शुगर केन के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो एनवायरनमेंट बेनिफिट बताई गई थी पहले हमने कि इसमें ग्रीन हाउस गैस कम होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो राइस है वो मीथेन का प्रोडक्शन बहुत करता है। राइस फील्ड और मीथेन का प्रोडक्शन करता है, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हम जितना राइस प्रोडक्शन को बढ़ाएँगे, उतना मीथेन प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम राइस प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम इथेनॉल में यूज़ करने वाले हैं, तो ग्रीन हाउस गैस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये एक तो उल्टा चैलेंज हो जाएगा ना कि हम उधर 60% कम कर रहे हैं पेट्रोल कम हटा के, और इधर हम प्रोडक्शन से जो ग्रीन हाउस गैस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फूड वर्सेस फ्यूल की बात चल जाएगी कि हम खाना का यूज़ करके उसको पेट्रोल बनाने की बात कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि भाई हम केमिकल्स यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में, उससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा। और सारे अदर चैलेंज भी, जैसे सप्लाई चेन, अवेलेबिलिटी इश्यूज़, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन हम करेंगे उसका भी एक एग्रीकल्चर में भी इशू आता है कि बारिश हुई या नहीं हुई, कॉस्ट क्या है, वो भी देखना होगा। इसके साथ-साथ जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है, चाहे वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो जाए या यूरिया बेस्ड सब्सिडी हो जाए या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हो जाए, उसका भी जो गवर्नमेंट को फिस्कल बर्डन पड़ता है वो तो अलग है ना, वो तो कॉस्ट में हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा यूरिया, और यूरिया पे भी सब्सिडी आती है, तो वो गवर्नमेंट का बर्डन एक अदर हैंड पे तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा। जनरली अगर हम मान लें 100 बोरी चावल हो रहा था, पर इथेनॉल की वजह से हम लोग उसको 120 ले जाएँगे, तो ये जो 20 बढ़ा ना, इसके लिए जो खाद यानी फर्टिलाइज़र वगैरह थी, ये भी तो बढ़ेंगी। ये जो कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट को बर्डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सब्सिडी आती है, जैसे हम सब जानते हैं यूरिया बेस्ड न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है, यूरिया पे कितनी सब्सिडी मिलती है। तो ये प्रॉब्लम अलग निकल के सामने आ रही है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो हाई अपफ्रंट व्हीकल कॉस्ट हो रही है। जो एफएफवीज़ बन रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की होंगी, क्योंकि उसमें जो इंजन होगा वो कंबशन इंजन होगा, जिसमें कई सारे फ्यूल को ब्लेंड का यूज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो व्हीकल कॉस्ट है वो भी जाके बढ़ेगा। उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो स्टार्ट परफॉर्मेंस देखें, प्योर इथेनॉल अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके कई सारे इश्यू हो सकते हैं। कोल्डर कंडीशन में हम जाएँ तब इश्यू कर सकते हैं कि जो ठंडा माहौल होगा उसमें कैसा ये करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको भी देखना रहेगा। हालाँकि जो नीति आयोग ने है उसने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल डिपेंड करता है वाइड स्प्रेड ई100 अवेलेबिलिटी पे, और 30% लोअर प्राइस, ये तो गवर्नमेंट की ही दलील है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इंजन के इम्पैक्ट पर, तो एफएफवी जो हैं, हालाँकि ये तो डेडिकेटेड इंजन्स होते हैं, ये कहें तो सह सकते हैं जो ई100 फ्यूल है। पर अगर हम एग्जिस्टिंग व्हीकल की बात करें, जो हमने जैसा बताया कि कई सारे व्हीकल्स हैं जो बहुत साल पुराने हैं, वो ईज़िली नहीं सह पाएँगे, तो इसलिए उस उनके लिए इथेनॉल को नॉट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये कोरोसिव हो सकता है। कई सारे मेटल हैं जो रबड़ के पार्ट्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, लीक हो सकती है, पंप इंजेक्टर और या हायर इंजन बीट टेम्प्स हो सकते हैं, तो एक कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, माइलेज ड्रॉप होता है, उससे कॉस्ट अलग बढ़ जाती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएँ यूसेज को, अगर हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्यूल को, तो इससे जो पुरानी व्हीकल होंगी वो ख़राब हो सकती है, टोटली टोटली ख़राब हो सकती है, तो इससे एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगा मिडल क्लास के ऊपर। अगर हम कुछ स्टडीज़ की मानें तो जो पावर है
थर्मल एफिशिएंसी है, इसमें तो थोड़ा बहुत बढ़ावा हो सकता है, पर जो वीएसएफई फ्यूल कंबशन वाले हैं उसको विदाउट ऑप्टिमाइजेशन बढ़ावा नहीं किया जा सकता। सो ऑटो मेकर्स जैसे मारुति हो गया, हीरो हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, टोयोटा हो रहा है, ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि जो एफएफपी व्हीकल कंबशन इंजन है उसको लाया जाए, और इसका रेगुलेशन भी पास किया जा चुका है। अगर हम पीपल की रिएक्शन की बात करें तो पीपल का जो बैकलैश है वो इस बार देखा जा सकता है, क्योंकि लोग क्या चाह रहे हैं कि देखो, हमने इससे पहले जब हम पेट्रोल पे थे, हम ईवी पे स्विच हुए, कोई ज़्यादा बवाल नहीं मचा। अभी हम ई100 पे फ्यूल पे जा रहे हैं, तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। इसका कई सारा कारण ये सब हो सकता है, क्योंकि जो चॉइस थी हमारी, वो चॉइस हटा दी गई। अगर हम जाएँ, मान लीजिए किसी के पास पुरानी व्हीकल है, तो आपको एक चॉइस देनी चाहिए थी। देखो दोस्तों, बात ये है, सिंपल है कि अगर हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हमारी गाड़ी अगर ई100 फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम प्योर पेट्रोल डला लें। आपको साफ-साफ वहाँ रख देना चाहिए था कि अगर आप जो फुल पेट्रोल डलाएँगे प्योर वाला, वो इतने का पड़ेगा, उससे सस्ता आपको ई100 पड़ेगा। तो लोगों के पास ऑप्शन होता, अगर ऑप्शन होता, तो लोग इतना विद्रोह करते ही नहीं। पर आप क्या है कि पहली चीज़, आप ई20 लाए, लोग ई20 से संभल ही रहे थे, गाड़ियाँ आना शुरू ही हुई थी। ई20 आपने देखा होगा, कई सारी गाड़ियों पे लिखा होता है ई20 कंपैटिबल। आप सीधा ई85 पे पहुँच गए, और ई85 और ई100 ट्रांजिशन में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो यानी आप कुछ ही महीनों में ई20 से ई100 पे पहुँच गए। लोग क्या, इवन जो प्रोडक्शन कंपनीज़ थी, वो गाड़ियाँ ही मार्केट में नहीं ला पाई अभी। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो मिडिल क्लास है, वो जल्दी गाड़ियाँ नहीं बदलता, लंबे समय तक गाड़ी यूज़ करता है। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, वो कंपैटिबल नहीं है। तो सिंपल सा ऑप्शन आपके पास ये था कि जो लोग नई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, एफएफवी व्हीकल खरीद सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता कि अब वो ई100 डला लें जिनको डलाना है। बाकी आपको पेट्रोल पंप पे एक और ऑप्शन रखना चाहिए था, जिसको प्योर पेट्रोल डलाना है, प्योर पेट्रोल डला लें। उससे क्या होता कि लोग आउटरेज इतना नहीं करते, पर आप ज़बरदस्ती ई100 पेट्रोल डला रहे हैं, इसकी वजह से जो आउटरेज आने को देखने को मिल सकता है। इसमें कई सारे, अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट भी हुए, जैसे दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पे कई सारे जो मूवमेंट चलाया गया, और वो सब तो था ही अलग टॉपिक्स के ऊपर। हालाँकि जो मेन सपोर्ट आ रहा है, वो कई फार्मर की जगह से आ रहा है, क्योंकि देखो, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, इसमें नो डाउट, तो फार्मर सपोर्ट थोड़ा देखने को मिल सकता है। इथेनॉल इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनका पैसा बढ़ेगा ही, तो इथेनॉल इंडस्ट्री का भी सपोर्ट काफ़ी तरीके से आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो कंपैटिबल इंजन निकालने शुरू कर देंगी। कंपैटिबल इंजन जो होगा, ये एफएफवी, ये हाई कॉस्ट पे बिकेगा। सो उनके लिए भी एक विन-विन सिचुएशन, तो उनका भी सपोर्ट आ रहा है। और कई सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ई100 फ्यूल को, जो एनवायरनमेंट के लिए बात करते हैं। हालाँकि जो ये कंसर्न है, अभी भी ज़ाहिर है कि इसको हम कैसे रोल आउट करेंगे, और ये जो क्लेम्स हैं, इनको हम कैसे समझ बहरहाल, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें इथेनॉल को लेके, अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, तो ब्राज़ील है इथेनॉल प्रोडक्शन में लीडर माना जा सकता है। ब्राज़ील शुगर केन का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। वो इस वक़्त ई27 मैंडेटरी फ्यूल ब्लेंड पे चल रहा है। मतलब वहाँ पर जो है 27% इथेनॉल को ही ब्लेंड किया जा रहा है। और ई100 हाइड्रोस मॉडल अभी 19 से 72,000 के बीच में, मतलब अभी वहाँ पे नहीं आए हैं। मिलियंस ऑफ एफएफवी मार्केट पे आ चुके हैं, पर अभी भी वो ई27 मैंडेटरी पे चल रहे हैं। हमें भी यही कुछ करना चाहिए था कि हम ई20 मैंडेटरी रखते और ई85 ई100 को ऑप्शनल कर लेते। यूएस की बात करें तो ई10 स्टैंडर्ड रख दिया गया है कि वहाँ पे ई10 फ्यूल तो यूज़ होगा ही होगा, पर कुछ स्टेट है वहाँ पे ई15 टू ई85 भी अवेलेबल करा दिया गया है। हालाँकि ज़्यादा उसमें कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। अदर की हम बात करें तो ई5 से ई10 ईयू कंट्रीज़ में यूज़ होता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में ये सब ई5, ई10 पे हैं, हायर ब्लेंड। और ई20 प्लस अगर हम बात करें तो थाईलैंड, कोलंबिया में पहुँच चुके हैं। हम हो सकता है कि ई100 वाले पहले देश हों, जो ई100 फ्यूल को इस्तेमाल कर रहा है। और इंडिया भी, मतलब अगर हम कहें तो ब्राज़ील के मॉडल को फ़ॉलो किया, पर इन्होंने काफ़ी तेज़ी दिखा दी इसको फ़ॉलो करने में। हमने बिना किसी प्रॉपर प्लान के जल्दबाजी में ही हम ई100 पे पहुँच गए, इसीलिए ये जो पब्लिक आउटरीच है, वो मिला। हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, और एक टाइमलाइन रोल आउट बनाना चाहिए था कि हम इतने सालों में, मतलब 5 सालों में हम धीरे-धीरे करके ई20 से लेके हम ई100 तक जाएँगे, पर ऐसी कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी, इसीलिए इसका बैकलैश देखने को हमें तेज़ी से मिला। और अगर हम बात करें तो जो क्लेम्स आए थे इसको लेके, कई सारे जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया था। उसमें अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट का है वो कहना ये है कि युद्ध में तो हम 1.5% पे हुआ करते थे, अभी हम 20% पे पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने रोल आउट किया है। अगर हम बात करें, जो इथेनॉल सप्लाई ईयर है 2013-14 में, वो 1200 करोड़ लीटर हुआ करता था, एक प्रोजेक्ट अनुमान है। और 2025-26 में ये तकरीबन 5 गुना बढ़ गया, 421 करोड़ लीटर से
2014 में 2000 करोड़ लीटर 2026 में हम पहुंच चुके हैं। इससे हमारी जो अभी हमने बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है। 88 इंडिया का जो इंपोर्ट है, ये मैंने जैसे बताया कि 80 टू 85% है, वो 88.5% है। जो हम क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं उसका 88.5% हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके साथ साथ अगर हम अदर क्लेम्स की बात करें जो क्लेम किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और ये देखो, अगर हम सीधा रिकॉर्ड स्टेट बात करें तो जो क्लेम आए पब्लिक तरफ से कि वो पहला ये था कि E20 है, ये माइलेज गिरा देता है 30% से। तो इसके बुनियाद पे गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया था कि ये 30% फिगर जो है इथेनॉल लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कम पेट्रोल के, मतलब 30% कम होता है। इसी प्रकार इससे कई सारे क्लेम्स आए, जैसे कि इंजन डैमेज हो सकता है, परफॉर्मेंस घट सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज रिफ्यूज़ कर रही हैं क्लेम्स को कि अगर E20 रिलेटेड डैमेज है तो हम उसको नहीं करेंगे। हालांकि इसके रिप्लाईज कई सारे गवर्नमेंट ने दिए। बहरहाल ये सारे तो क्लेम और रिकॉर्ड चलते ही रहेंगे। कई सारे कंपनीज भी आई सामने जिन्होंने जो इथेनॉल प्रोडक्शन को सपोर्ट किया है और उन पे फॉलो किया कि एफएफबी व्हीकल्स को हम जल्दी मार्केट में लेके आएंगे। सो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इन क्लेम को लेके क्या क्या करती है। अदर बाकी मुझे लगता है कि ये रोल आउट चलता रहेगा, पर एक ऑप्शन हमें देना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो लोग इतना हल्ला मचाना नहीं चाहते। सिंपल सा एक स्विच हो जाता, या हम धीरे धीरे टाइमलाइन देते। पहले हम मार्केट में आने देते एफएफवी व्हीकल्स को, जो कंबशन व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए थे। उसके बाद हम E100 को रोल आउट करते, वो भी ऑप्शन के साथ कि जो चाहें वो डलवा सकते। हालांकि अगर हम बात करें काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के रिसर्च के अनुसार, जो कि E100 पे इसने रिसर्च किया था, इसने कई सारी चीज़ों को एनालाइज किया था कि जो ट्रू कॉस्ट है इथेनॉल प्रोडक्शन की क्या आने वाली है, क्या हम जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो ले रहे हैं उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। तो उसने उसने बताया कि जो इथेनॉल प्रोग्राम है इससे कोई कॉस्ट सस्ती पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हम रिसर्च के माने तो जो ऑयल मार्केट कंपनीज़ हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस है उनका थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, और ये जो रेवेन्यू का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधा-सीधा बता रहे हैं कि जो E100 फ्यूल होगा उसकी कॉस्ट लगभग 87,000 करोड़ आएगी, और अगर वही हम OMC की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बात करें तो वो 62,000 के आस-पास आती है। तो ये काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है इसके बीच में, और इसके साथ-साथ जो E100 पेट्रोल होगा इसमें एग्रीकल्चर के रेसिड्यूज़ पड़े होंगे, चाहे वो शुगर केन हो या फिर राइस हो। तो इनके जुड़े भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम शुगर केन की सब्सिडी देते हैं या जो हम MSP देते हैं, तो वो कॉस्ट भी अलग से ही आती है, वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही जाएगी। तो अगर हम ट्रू कॉस्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोक्योरमेंट की देखें, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं कि जो OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, और ये 87,390 करोड़ जाता है ट्रू कॉस्ट जो E100 का है, प्रोक्योरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आए हैं, क्या वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है? हालाँकि इस पे अभी भी कई सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं, तो इसका हम अभी कुछ कह नहीं सकते। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।